चौथी तिमाही में कितनी रही जीडीपी की ग्रोथ? मंत्रिमंडल ने लिया आज क्या बड़ा फैसला? यूपीआई को लेकर क्यों बढ़ रही है चिंता? और सरकार का राजकोषीय घाटा कितना घटा? बुनियादी उद्योगों की कैसी रही रफ्तार? आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन में ऐसी ही कुछ ज़रूरी खबरों की, महत्वपूर्ण खबरों की, उन खबरों की जो डालती हैं आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी पर असर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और आप देख रहे हैं मनी 9 का प्राइम टाइम बुलेटिन यानी कि मनी टाइम। पहली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार अनुमान से बेहतर रही है। मार्च तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही है, जबकि अनुमान 5% से कम का था। वित्त वर्ष 2022-23 के जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिर मूल्य पर देश की जीडीपी का आकार 160.06 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 149.26 लाख करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले कम रही है। 2021-22 के दौरान 9.1% ग्रोथ रेट दर्ज किया गया था, यानी ग्रोथ दर्ज की गई थी, और उस साल ग्रोथ की वजह वित्त वर्ष 2020-21 का कम बेस इफेक्ट था, क्योंकि 2020-21 के दौरान कोरोना की वजह से ग्रोथ टूट गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस योजना के तहत देश भर के प्रत्येक ब्लॉक में 2000 टन क्षमता का गोदाम बनाया जाएगा। इस योजना से कुल खाद्य भंडारण क्षमता 2000 लाख टन से भी ज्यादा हो जाएगी। इस योजना का मकसद कीड़ों और कीटों से अनाज की रक्षा करना है। अनाज के भंडारण की सुविधा बढ़ने से अनाज की बर्बादी को कम करने में मदद मिलेगी। भारत में यूपीआई सबसे पसंदीदा भुगतान माध्यम बन चुका है। यूपीआई से बढ़ते भुगतान चलन के साथ ही इससे जुड़े फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 के दौरान यूपीआई लेन देन से जुड़े 95,000 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। इससे पहले 2021-22 में इस तरह के 84,000 मामले सामने आए थे। 2020-21 में यूपीआई फ्रॉड के मामलों की संख्या 77,000 थी। यूपीआई से जुड़े कई तरह के फ्रॉड इस समय चल रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने आम जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कोई फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोग उस तरह के फ्रॉड से बच सकें, सतर्क रह सकें। चलिए रुक करते हैं अब अगली खबर का। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 6.4% रहा। ये वित्त मंत्रालय के संशोधित लक्ष्य के नज़दीक है। मूल्य के हिसाब से राजकोषीय घाटा 17,33,131 करोड़ रुपए रहा। ये बजट के संशोधित अनुमान से कुछ कम है। 2022-23 में सरकार की कुल प्राप्तियां 24.56 लाख करोड़ रुपए रहीं। अब रुक करेंगे पांचवी खबर का। बहुत महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कल दोपहर हेलो मनी 9 में क्या कुछ होने वाला है खास, कौन होंगे मेहमान, क्या होगा कल का मुद्दा। कल गुरुवार है और कल जब दोपहर में 1 बजे हेलो मनी 9 आएगा, तब कल हेलो मनी 9 में आप स्टॉक से जुड़े तमाम सवाल अपने पूछ सकते हैं। और कल अनुज गुप्ता होंगे हमारे मेहमान, वीपी हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। अगर स्टॉक से जुड़ा आपका कोई सवाल है, अगर आप शेयर बाज़ार में रुचि रखते हैं, तो ये शो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये लाइव होता है सोमवार से शुक्रवार तक। ये लगातार दोपहर में 1 बजे आपको लाइव देखने के लिए मिलता है। लाइव के दौरान आप कमेंट लिखकर वहाँ पर अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल प्राथमिकता के तौर पर लिया जाए, तो आपको 9311121874 ये नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस पर आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपना सवाल, ये 3 चीज़ें आपको लिखकर भेज देनी है। आपके जो सवाल है उसको शो में शामिल किया जाएगा। तो स्टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अब पांचवी खबर। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन जल्द ही यात्रियों को भीड़ से छुटकारा दिलाने जा रही है। दिल्ली मेट्रो का संचालन करने वाली DMRC ने व्हाट्सएप के जरिए टिकट लेने की सुविधा शुरू कर दी है और इस सुविधा को अभी पायलट आधार पर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर शुरू किया गया है।
इस सुविधा के जरिए यात्री व्हाट्सएप से ही मेट्रो का टिकट बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप टिकटिंग सिस्टम में QR कोड के जरिए ई टिकट को जनरेट किया जाता है और इस सुविधा से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि उनको लाइन में भी नहीं लगना होगा। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की रफ्तार अप्रैल में सुस्त पड़ गई। अप्रैल महीने में IIP घटकर 3.5% रह गया। IIP का ये 6 महीने का निचला स्तर है। मुख्य रूप से कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली का उत्पादन घटने से बुनियादी उद्योगों की वृद्धि सुस्त पड़ी है। पिछले साल अप्रैल में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 9.5% बढ़ गया था। मार्च 2023 में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 3.6% रही थी और यह बुनियादी उद्योगों की वृद्धि की अक्टूबर 2022 के बाद सबसे सुस्त रफ्तार है। अब आपको बताते हैं 7वीं खबर, लेकिन उससे पहले आपको एक और ज़रूरी जानकारी दे देते हैं कि कल हेलो मनी 9 में शाम 4 बजे क्या कुछ होने वाला है खास। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रियंका संभव रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार तक आपके लिए लेकर आती हैं हेलो मनी 9 और कल का जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे जुड़ा हुआ है। बिल्डर अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो होम बायर्स क्या करें, गुरुवार शाम 4 बजे बिल्कुल देखना मत भूलिएगा इस हेलो मनी 9 को, क्योंकि इसमें तमाम सवालों के जवाब देने के लिए एक नहीं बल्कि दो गेस्ट मौजूद होंगे। दिनकर पांडे और प्रदीप मिश्रा, 2 महत्वपूर्ण गेस्ट आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको करना वही है, सवाल अपना पूछने के लिए 9311121874 पर आपको अपना सवाल, अपना नाम, अपने जिले का नाम लिखकर भेज देना है और मनी 9 आपकी तरफ से आपका सवाल पूछेगा इन 2 वरिष्ठ जो गेस्ट हैं उनसे। चलिए अब रुक करते हैं बुलेटिन की 7वीं खबर का। घरेलू शेयर बाजारों में पिछले 4 कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर बुधवार को ब्रेक लग गया। BSE सेंसेक्स करीब 347 अंक टूटकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के बीच बैंक, पेट्रोलियम और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली से बाजार में गिरावट रही। दुनिया के अन्य प्रमुख शेयर बाजारों में नकारात्मक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार की तेजी पर आज अंकुश लग गया। पश्चिमी देशों में मंदी और ब्याज दरों में वृद्धि की संभावनाओं को लेकर चिंताओं से घरेलू बाजार पर असर पड़ा है। वैश्विक स्तर पर ब्याज दर बढ़ने और भू राजनीतिक स्थिति बिगड़ने से देश में वित्त वर्ष 2022-23 में FDI प्रवाह कम हुआ है। DPIIT कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण, शिक्षा, वाहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में FDI में कमी के कारणों की समीक्षा करेगा। वित्त वर्ष 2021-22 में इन 5 क्षेत्रों का कुल FDI में $30 अरब की हिस्सेदारी थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह लगभग आधा हो गया। देश में FDI इक्विटी प्रवाह 2022-23 में 22% घटकर $46 अरब रहा, जो चिंताजनक है। सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी 3% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। सरकार 1 और 2 जून को OFS के जरिए 3% शेयरों की बिक्री 225 रुपये प्रति शेयर पर करेगी। बुधवार को कोल इंडिया का शेयर 241 रुपये पर बंद हुआ है। OFS के तहत सरकार करीब 7% डिस्काउंट पर शेयर बेचेगी। कोल इंडिया में सरकार की अभी 66.13% हिस्सेदारी है, जबकि 33.17% हिस्सेदारी आम शेयरधारकों की है। अब मैं आपको बताऊंगा बुलेटिन की आखिरी खबर, 10वीं खबर, लेकिन उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं एक बहुत ज़रूरी जानकारी, क्योंकि लॉन्च हो चुकी है मनी 9 की वेबसाइट। money9.com पर्सनल फाइनेंस का एकमात्र ठिकाना, ज़रूरी ठिकाना। तो अभी लॉगिन करें money9.com पर और पढ़ें 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें, जो आपको बताएंगी क्या कुछ घट रहा है बहुत ज़रूरी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, आपकी जेब, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, आपके इर्द गिर्द। तो बिल्कुल देर ना करें, money9.com पर लॉगिन करें और वेबसाइट का जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं कि हमारी वेबसाइट आपको कैसी लगी और कैसी खबरें आप पढ़ना चाहते हैं। सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। कार्वी ने कई स्कैम और गड़बड़ियां की थी, जिसके बाद सेबी को यह फैसला लेना पड़ा। कार्वी ब्रोकिंग फर्म ने ग्राहकों को धोखा देते हुए उनके शेयर गिरवी रखकर फंड जुटाया था। सेबी ने 31 मई को जारी अपने ऑर्डर में कहा है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द होने के बावजूद किसी ब्रोकरेज फर्म को सारी देनदारियों का भुगतान करना होगा। इसके साथ उस पर जो भी बकाया है उसे भी चुकाना होगा और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये खबरें क्या असर डालती हैं आपके जीवन पर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़े किसी खास मुद्दे पर जानकारी चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और उम्मीद है आपने मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लिया होगा, आप मनी9 की वेबसाइट से जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं तो फ़ौरन मनी9 के ऐप को डाउनलोड कर लें, मनी9 की वेबसाइट से जुड़ जाएँ। और हाँ, कल सुबह 7 बजे मनी मॉर्निंग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अब नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए नमस्कार।